स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केमिस्ट्री में। जैसे कि हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उस अवस्था चल रहा है और उसके हम 7 लेक्चर दे चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, एकक कोष्ठ का घनत्व निकाला था और उस पर आधारित सवाल भी लगाया था। तो उसी में आज एक सवाल और लेते हैं। तो आज का पहला सवाल है, ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। तो पहला सवाल का है, एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणुओं ए और बी से मिलकर बना है। ए घन के कोनों पर तथा बी केंद्र पर उपस्थित है। ठोस का सूत्र बताइए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा सवाल है। क्या कहा है, परमाणु ए और बी से मिलकर बना है। एक घन के कोनों पर है। क्या है, ये क्या है, घन के कोनों पर। अब घन के कितने कोण होते हैं, 8। ए क्या होगा, 8 कोनों पर उपस्थित होगा। तो अगर एकक कोष्ठक मतलब एकक कोष्ठक का हम योगदान निकालें तो 1/8 हो जाएगा। और बी केंद्र पर उपस्थित है, तो बी केवल केंद्र पर ही उपस्थित है, उसका योगदान 1 ही होगा। ठीक है। तो ठोस का सूत्र बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, कि जो है, जो परमाणु ए है, परमाणु ए घन के क्या कह दिया है, कि जो है परमाणु ए और बी मिलकर बना है। एक घन के कोनों पर, घन की 8 कोण होते हैं। एक घन के कोनों पर, घन के 8 कोनों पर क्या है, उपस्थित है। ठीक है, क्या है, उपस्थित है। तो अगर हम एकक कोष्ठ का योगदान निकालें, एकक कोष्ठिका का योगदान निकालें, क्या निकल के आएगा, कितना योगदान देगा, हमको ये निकालना है। 8 कोनों पर होगा परमाणु, 8 परमाणु हो गया। ठीक है। और जब हम ये पढ़ा रहे थे कि जो है घन में क्या होते हैं, 8 कोने पर क्या होते हैं, किनारे कोनों पर कण होते हैं, तो 8 होते हैं ना, कोण क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 हो गया। अब एक कण का योगदान कितने में था, 1/8 में। एक कण का योगदान कितने में था, 1/8 में। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, लगभग तीसरे चौथे लेक्चर में। उसमें हमने बताया था कि प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, कण होते हैं, और जो एक कण होता है उसका योगदान 8 भागों में होता है। 8 जैसे ये हमने बताया था, कमरा होता है, उसके ऊपर कमरा बनाते हैं, अगर उसके कोने पर कोई कण रख दें तो 4 तरह, 4 नीचे 4 ऊपर, क्या योगदान देगा। वैसे यहाँ पर है 4 4 8 हो गया। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो, कितना आया, यानी कि 1 आया। 1 आएगा, कोष्ठ का योगदान कितना आया, 1 आया। और बी केवल केंद्र पर स्थित है, यानी उसका योगदान कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, बी केंद्र पर है। कहां पर है, केंद्र पर है। तो बी का योगदान क्या हो जाएगा, बी का योगदान ये निकाले, कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि केंद्र में स्थित है ना, तो केवल 1 ही योगदान रहेगा उसका, केवल केंद्र का। ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात निकालें, ए तथा बी का अनुपात, ए तथा बी का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1 आएगा। अब हमको क्या चाहिए, ठोस का सूत्र। तो ठोस का सूत्र क्या निकल के आएगा, ठोस का सूत्र जो निकल के आएगा, दोनों का योगदान 1 है, तो सूत्र सीधा क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। ठोस का सूत्र क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ठोस का सूत्र निकल के आ गया। क्या आया, ए बी। क्यों आया, ए बी क्यों आया, क्योंकि दोनों का योगदान 1 है। ए का भी 1, बी का भी 1। तो अगर जैसे मान लो यहाँ 2 आता तो यहाँ A2 हो जाता, यहाँ 3 आता B3 हो जाता। इस तरीके से ठोस का सूत्र हम निकाल सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अगला सवाल है, क्या दिया है, कि सोडियम का क्रिस्टलन अंतः केंद्रित घनीय BCC यानी जालक में होता है। 1 ग्राम सोडियम में एकक कोष्ठकों की संख्या लगभग कितनी होगी, गणना कीजिए। यदि Na का परमाणु द्रव्यमान 23U है। 23U मतलब क्या हुआ, कि ग्राम पर मोल, कल बताया था ना, ग्राम पर मोल। तो अगर हम निकालें 1 मोल Na, क्या निकालें, 1 मोल Na, तो क्या निकलेगा, 23 ग्राम निकलेगा। हमने क्या बताया था, कि अगर मात्रा निकालें ग्राम पर मोल होता है ना, ग्राम पर मोल, U का क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पर 1 मोल इधर ले लिए हैं। 1 मोल Na कितना होगा, 23 ग्राम। कितना होगा, 1 मोल Na कितना होगा, 23 ग्राम होगा।
या ऐसे एक जो है एक n निकालें तो अगर इसमें हम निकालें क्या निकल के आएगा 23 ग्राम। और ये किसके बराबर होगा? अवोगाद्रो संख्या की। अवोगाद्रो संख्या मतलब 6.023 × 10⁻23 क्या परमाणु। हमने क्या बताया था कि 6.023 × 10⁻23 परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो अगर हमको निकालना है तो मोलर द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? मोलर द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? ये मोल उधर जाए ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। किसका मात्रा होगा? मोलर द्रव्यमान का। किसका होगा? मोलर द्रव्यमान का। और ये बराबर किसका होगा? 6.023 10⁻23 परमाणु के। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि हमने साफ साफ बताया था जब मोलर द्रव्यमान पढ़ाया था तो बताया था कि 6.023 × 10⁻3 परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। 6.023 × 10⁻23 परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये क्या हो गया? हमारा मोलर द्रव्यमान ही है। तो अगर 23 ग्राम में कितने परमाणु हैं? सोडियम के 23 ग्राम में कितने परमाणु हैं? 6.023 × 10⁻23 परमाणु। कितने परमाणु है किसमें? सोडियम के 23 ग्राम में। तो 1 ग्राम सोडियम में क्या हो जाएगा? अगर 1 ग्राम सोडियम में निकालें क्या निकल के आएगा? 6.023 × 10⁻23 और बटे में क्या है? ये उधर जाएगा, बटे में 23 हो जाएगा है? क्या परमाणु। ये आया कितने में? 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु आया? इतना आ गया ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि सोडियम का क्रिस्टलन अंतःकेंद्रित घनीय जालक में होता है। 1 ग्राम सोडियम में एकक कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 ग्राम सोडियम निकला है, 1 ग्राम सोडियम निकला है तो कोशिकाओं की संख्या की गणना कीजिए। और अंतःकेंद्रित घन क्रिस्टल बताया है, अंतःकेंद्रित क्रिस्टल है तो बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी है तो जेड बराबर प्रभावीकरण कितने होते? 2 होते हैं। अब इसको क्या करो? 2 से भाग दे दो तो एकक कोशिकाओं की संख्या मिल जाएगा। तो एकक कोशिकाओं की संख्या, एकक कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा? ये जो निकला है हमारा 6.023 × 10⁻23 बटे में क्या हो जाएगा? 23 × 2 परमाणु आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 23 × 46 6.023 × 10⁻23 बटे में क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यहाँ से एक 10 का घात निकालो तो इसमें 10 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 60.23 आएगा × 10⁻22। अब 46 से भाग दो इसको, तो 46 से भाग देना 60.23 को, तो 46 से 46 बचा कितना? 14 बचा। पॉइंट लगाओ, ये 142 हो जाएगा। 4 बार जाएगा, 6 × 18 3 12 13 3 बार जाएगा। 6 × 18 3 12 13 कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ 3 उतारो तो 46 लगभग में जो है ये 43 है, लगभग में 1.31 कर लो। ठीक है, तो क्या जाएगा? ये लगभग में आएगा 1.31 × 10⁻22 परमाणु। इतने परमाणु आएंगे किसमें? जो ये हमारा जालक बन रहा है, जो हमारा बीसीसी बन रहा है। कितने एकक कोशिकाओं की संख्या आएगी? 1.31 × 10⁻22 परमाणु लगभग में। क्या कहा था कि जो है लगभग में, तो लगभग में कितना आ जाएगा? तो भी हमने निकाला, ये एक बार ना जाता, तो ये लगभग में 1 के बराबर हो जाएगा। 43 से 46 से ज्यादा है ना इससे, तो एक बार कहाँ जाएगा ये? तो लगभग में हमने निकाल लिया। कितना निकला? 1.31 × 10⁻22 परमाणु। ठीक है, अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है? टंगस्टन का क्रिस्टल अंतःकेंद्रित घनीय बीसीसी कोशिकाओं के रूप में हासिल कोशिकाओं के रूप में होता है। एक कोशिका का किनारा 316.5 पिकोमीटर हो तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। ठीक है, टंगस्टन परमाणु त्रिज्या की हमें क्या करना है? गणना करना है। तो हमने बताया था बीसीसी में त्रिज्या क्या निकल के आया था? बीसीसी में r बराबर निकल के आया था √3/4 × a। जब हम बता रहे थे, जब क्या निकाल रहे थे? संतुलन क्षमता जब निकाल रहे थे तो वहां पर हमने एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का त्रिज्या निकाला था, वहां निकाला था ना। तो बीसीसी के लिए क्या होता है? r बराबर √3/4 = a। और एकक कोशिका का किनारा क्या दिया है? एकक कोशिका का
किनारा, यानी ए बराबर कितना दे दिया है 316.5 पिकोमीटर। तो इसको चेंज मत करो क्योंकि एक ही डायमेंशन है, वही रखो वैल्यू और हल कर लेंगे, वो भी पिकोमीटर में ही आ जाएगा। तो त्रिज्या क्या निकल के आएगा r बराबर √3/4 इंटू ए 316.5। तो बहुत ही छोटा सवाल है, जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 137.04 पिकोमीटर। ये इसका त्रिज्या आ जाएगा। ये इसलिए करा दिया है, कभी भी मान लो एक नंबर पूछ दे तो ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था इसका। हमारा अगला टॉपिक है कोषों में निबिड़ संतुलन। कोषों में निबिड़ संतुलन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बैठ जाते हैं कोषों में निबिड़ संतुलन। निबिड़ संतुलन, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब देखो ये होता क्या है कि जैसा मैंने बताया ठोस में क्या होते हैं अवयवी कण पास पास में होते हैं, यानी उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है क्या होता है न्यूनतम होता है। क्या होता है न्यूनतम होता है। वही जो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। क्या बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। अब क्या कर ले हम इन गोलों को क्या मान ले समरूप कठोर ठोस गोले मान ले, तो उसके आधार पर हम त्रिविमीय संरचना पढ़ेंगे। त्रिविमीय निबिड़ संरचना संकुलन संरचना को पढ़ेंगे। तो अब इसमें 3 प्रकार की निबिड़ संकुलन संरचना होती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो तीनों प्रकार को हम पढ़ेंगे और उसको फिगर के माध्यम में समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति ले लेते हैं और इसमें जो हमारा जो है गोला होता है वो एक जो है एक लाइन में एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है। एक विमीय जब पढ़ेंगे हमने अब यहाँ पर हम एक विमीय चालू कर रहे हैं, एक विमीय पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे ठोस गोले होंगे वो एक पंक्ति में स्पर्श करते हुए चलेंगे, यानी कि एक डायमेंशन है, यानी एक्स वाई जेड किसी भी में, चाहे एक्स में ले लो चाहे वाई में ले लो चाहे जेड में ले लो, एक पंक्ति में स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो कैसे मान लो ये गोला हमने यहाँ खींचा, तो इसको स्पर्श करते हुए इस तरीके से दूसरा गोला होगा, ठीक है, इसको स्पर्श करता हुआ और इसको स्पर्श, ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक डायमेंशन है तो एक में चाहे एक्स में हो जाए चाहे वाई में हो जाए चाहे जेड में। तो अब इसमें देखो ये गोले का केंद्र है, ये क्या है गोले का केंद्र, यानी गोले का प्रत्येक गोले का केंद्र एक पंक्ति में है। ये पंक्ति है ना, एक पंक्ति चाहे एक्स हो जाए चाहे वाई हो जाए चाहे जेड हो जाए, और इनके बीच क्या है जो रिक्त स्थान है वो क्या है न्यूनतम है, बहुत ही कम है। तो इसी को हम बोलते हैं निबिड़ संरचना बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये देखा जाए कि प्रत्येक गोला क्या है एक पंक्ति में स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को। अब यहाँ पर प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। ध्यान से देखो, इधर नहीं इधर देखो, ये वाला गोला लो, ये बीच वाला गोला ले लो, तो ये इसको स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है ना। तो 2 निकटवर्ती गोलों क्या कर रहा है ये स्पर्श कर रहा है। अब जो स्पर्श करता है वहां से इसका आता है उपसह संयोजक, ठीक है, उपसह संयोजक संख्या। अब प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है ना। ये वाला गोला ले लो तो इधर भी स्पर्श कर रहा है निकटवर्ती, इधर भी स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसह संयोजक संख्या क्या हो जाएगी 2 होगी। यानी एक विमीय संरचना में निबिड़ संकुलन में जो हमारा उपसह संयोजक संख्या होगा कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इसको जो है इसको डिफाइन करते हैं कि जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। जो है ठोसों में क्या होता है, ठोसों में अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके
मध्य रिक्त स्थान, हमने क्या बताया, ये रिक्त स्थान न्यूनतम है ना, रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम तो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। बात समझ में आ रही कुछ? डिफिनेशन क्या हो गया कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, जिसे निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ये क्या है हमारा, निविड़ संकुलन संरचना, निविड़ संकुलन संरचना। अब अगर दूसरा पॉइंट लिखें, क्या कर लें, यदि हम अवयवी कणों को क्या मान लें, यदि संरचना कहते सही लिखा, यदि अवयवी कण को समरूप, क्योंकि समरूप है पूरे, उनकी त्रिज्या क्या है, हर जगह उनकी त्रिज्या बराबर सबकी, ठीक है, समरूप कठोर ठोस गोले मान लें, ठीक है, मान लें तो इस आधार पर हम तीन पदों यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। बात समझे कुछ? क्या लिखा हमने, यदि अवयवी कण को समरूप कठोर ठोस गोले मान लें तो इस आधार पर हम तीन पदों यानी त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखा इसका, तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या होता है, न्यूनतम होता है, जिसे निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अब इन्हीं गोलों को हम क्या कर लें, समरूप कठोर ठोस गोले मान लें, तो इस आधार पर हम तीन पदों यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। यानी कि पहला क्या आएगा, एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना, ये जो हमने ऊपर बनाया ना, ये एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना है, ठीक है। दूसरा द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना। अब इसमें हम क्या करें, एक को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना को समझेंगे क्या होता है, उसके बाद द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना को पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं क्योंकि मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, जिसे निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। भाई जो रिक्त स्थान होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है, ज्यादा नहीं होता है, न्यूनतम होता है। अब हमको पता है कि ठोस में क्या होते हैं, जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, तो वही रिक्त स्थान होता है, कि पास होते हैं, इसलिए रिक्त स्थान क्या है, न्यूनतम हो जाएगा। दूसरा क्या, यदि अवयवी कण को समान समरूप कठोर ठोस गोले मान लेते, इस आधार पर हम तीन पदों त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना और त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना, ठीक है। इतना हम पढ़ते हैं। पहला एक विमीय निविड़
संतुलन संरचना। तो यहाँ पर क्या कोई बीमा ले लेते हैं, चाहे क्या हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, एक्स हो या वाई हो या जेड हो, तीनों में से एक लेंगे। यहाँ हम एक्स वाला ही ले रहे हैं, तो चाहे इस तरीके से भी दर्शा सकते हो और 3 टाइम्स जेड वाला दर्शा सकते हो, और ये क्षैतिज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों को जो कण है हमारे, उनको हम क्या मान रहे हैं, गोले हैं, तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं फिगर को। फ्री हैंड यहाँ पर ये इसका केंद्र है। यहाँ पर केंद्र देखो एक ही पंक्ति में है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इनके बीच में रिक्त स्थान को न्यूनतम, तो ये निबिड़ संतुलन बनाएंगे। ठोस समीकरण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रत्येक गोला एक पंक्ति में रखा गया है, प्रत्येक गोला एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा गया है। स्पर्श कर रहा है, हर जगह स्पर्श कर रहा है। अब अगर हम ये गोला ले लें तो क्या कर रहा है, अपने दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। कितने को, दो को। अब दो जो स्पर्श कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक, एक गोला जितने गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, उपसह संयोजक संख्या कहलाएगा। एक विमीय निबिड़ संतुलन में एक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। कितने, दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी, दो। क्या होगी, दो। एक गोला दो निकटवर्ती गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसलिए क्या होगी, उपसह संयोजक संख्या दो। तो यहाँ पर हम थोड़ा भाषा लिख देते हैं, ठीक है, कि जो है एक बीमा में निबिड़ संतुलन में, निबिड़ संतुलन में प्रत्येक गोला एक पंक्ति में, ये पंक्ति है ना, एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये स्पर्श कर रहा है, एक पंक्ति में है और प्रत्येक को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, एक विमीय, जो हमने बताया वही भाषा में लिख रहे हैं, एक विमीय निबिड़ संतुलन में प्रत्येक गोला अपने दो निकटवर्ती गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। प्रत्येक गोला, एक विमीय निबिड़ संतुलन में प्रत्येक गोला अपने दो निकटवर्ती गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, अतः एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है
उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? अब इसमें ध्यान देना कि प्रत्येक गोला अपने दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? एक गोले का जो उपसह संयोजक होगा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, एक विमीय निविड़ संकुलन में एक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। अतः एक गोले की उपसह संयोजक संख्या 2 होती है या होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? एक बीमा में निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोले एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है इस तरीके से, एक पंक्ति में ना, इसीलिए इसको एक बीमी बोलते हैं। या एक्स हो या वाई हो या जेड हो, एक बीमा में उसको रख दो। एक बीमी निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला अपने दो निकटवर्ती गोलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। अतः एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उस गोले की उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। एक निविड़ संकुलन में एक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, अतः एक गोले की उपसह संख्या 2 होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना। अब इसके आगे हम विमीय निविड़ संकुलन संरचना पढ़ेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में बताएंगे क्या होता है।